तो दोस्तों आज की वीडियो है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स भी हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर पूरी वीडियो आप देख लोगे तो कई सारी चीज़ें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने को मिलेगी। हो सकता है कि ये वीडियो को देखने के बाद आप खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे टॉपिक है जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगेस्ट प्लेयर्स कौन कौन से हैं, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेनिफिट है अदर मार्केट के सामने, मीन्स स्टॉक मार्केट को देख लो और फॉरेक्स को देख लो तो क्या एडवांटेज आपको मिलता है। देन क्या मार्केट आवर्स होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, करेंसी पेयर कौन कौन सी यूज़ होती है, बेस करेंसी किसे बोलते हैं, कोड करेंसी किसे बोलते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स की जो करेंसी पेयर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिप क्या होता है, पिपेट क्या होता है, क्या लीवरेज होती है। ओके, फॉरेक्स में जो लॉट साइज होती है वो लॉट साइज को कैसे समझा जाए, आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और वो कैसे मैटर करता है। देन पोजीशन साइजिंग आप कैसे डिसाइड करोगे जिससे आपके पास जो भी फंड है उसका पर्टिकुलर या स्पेसिफिक परसेंटेज ही आप अपना मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने के लिए ये पोजीशन साइजिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम बताएंगे। देन डिफरेंट तरह के जो ऑर्डर्स रहते हैं तो वो ऑर्डर कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। क्या स्प्रेड होता है और स्प्रेड को कैसे रिड्यूस करना है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर्स जो रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एरिया वैल्यू किसे बोलते हैं, और कब आपको मार्केट में एंट्री लेनी है उसके लिए आपको एंट्री ट्रिगर को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख ही रहे हो ये एक छोटा सा आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स रहेगा। पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स बेसिक से जुड़ी हुई, जहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फॉरेक्स को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे बताया गया है कि एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी को जब आप एक्सचेंज करते हो तो उसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई एक कंपनी है और वो कंपनी को कुछ पार्ट्स अपनी रॉ मटेरियल के लिए कुछ पार्ट्स दूसरी कंट्री में से परचेज करना है, तो वो वाले केस में वो क्या करेगा कि दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो उसे परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी डीलिंग होगी वो दैट पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी होगी उसी में होगा, तो वहाँ पे एक्सचेंज होता है करेंसी का। तो ये भी एक तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कही जाएगी। जहाँ तक बात है फॉरेक्स ट्रेडिंग में टोटल टर्नओवर की, तो यहाँ पे बताया गया है कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर मार्केट है। मीन्स इसमें हर दिन आपको इतना टर्नओवर देखने को मिल जाता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना बड़ा मार्केट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर द बिगेस्ट प्लेयर, यहाँ पे कौन से बड़े प्लेयर हैं जो यहाँ पे मूवमेंट को मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो है बैंक्स, हेज फंड्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉमर्शियल कंपनीज, रिटेल ट्रेडर्स वगैरह। ओके, बैंक ज़्यादातर अपने पास जो फंड होता है वो फंड को मैनेज करने के लिए, वैसे ही हेज फंड भी कैसे ही काम करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो भी अपने फंड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। देन फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉमर्शियल कंपनीज जैसे हमने अभी बात की, और सबसे पीछे होंगे रिटेल ट्रेडर्स। तो ये सारे प्लेयर हैं अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो। चलिए एडवांटेज आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग ओवर अदर मार्केट्स। ओके, तो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट सामने फॉरेक्स में क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो पहला है लो बैरियर टू एंटर, सो यू कैन स्टार्ट विथ लिटल एज $100। ओके, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम अमाउंट में आप शुरुआत कर सकते हो जहाँ तक बात है फॉरेक्स ट्रेडिंग की।
लेकिन जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे आप अगर स्टॉक्स और फ्यूचर में आपको डील करनी है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट चाहिए, तब जाके ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। लेकिन जहाँ तक बात है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो काफ़ी कम अमाउंट में भी आप शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, हाई लिक्विडिटी सो यू कैन एंटर एंड एग्जिट योर ट्रेड्स इजीली। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी आपको नज़र आती है। जहाँ तक बात है यूरोपियन मार्केट और न्यूयॉर्क का जो मार्केट है, यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट, ये दोनों मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो वक्त पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। अदरवाइज़ ये 24 आवर्स चालू रहता है ये मार्केट, तो आपको लिक्विडिटी तो यहाँ पे मिलती ही है। ओके, मार्केट इज़ ओपन 25/5 मीन्स ये 24/5 सॉरी। तो ये जो मार्केट होती है फॉरेक्स की वो 24 आवर्स चालू रहती है और 5 दिन के लिए रहती है। मंडे से लेके फ्राइडे तक ये मार्केट लगी रहती है। तो आप कभी भी किसी भी वक्त पे आपकी जो सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की, तो ये 6 से 6.5 घंटे तक ही ये ओपन रहता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉरेक्स मार्केट आवर्स। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मार्केट आवर्स क्या रहेगी, तो उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशन, वैसे कई और सेशंस भी रहते हैं, लेकिन ये 4 मेन सेशन है जिसमें इसका ब्रेकअप किया गया है सेशंस का। पहला सिडनी सेशन होता है, वो अर्ली मॉर्निंग ओपन होता है अगर इंडिया की बात करें तो। देन टोक्यो, उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद टोक्यो सेशन लगता है। देन लंदन सेशन, देन न्यूयॉर्क सेशन। ओके, तो वैसे ये मार्केट 24 आवर्स चलती रहती है। लंदन एंड न्यूयॉर्क आर द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट। और लंदन और न्यूयॉर्क के जो मार्केट जब ओपन होते हैं तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए, व्हाट इज़ अ करेंसी पेयर। करेंसी पेयर क्या होती है? देखिए, करेंसी स्टैंड अलोन नहीं होती है। ओके, उसके साथ दूसरी एक करेंसी जोड़ी जाती है और उसे ही बोलते हैं करेंसी पेयर। अ मेजर ऑफ करेंसीज वैल्यू अगेंस्ट अनदर मीन्स एक करेंसी के सामने दूसरी करेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर करेंसी पेयर की बात करें तो आप देख सकते हो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। और यहाँ पे अगर इस तरह से आप देख रहे हो यूरो यूएसडी, तो उसका मतलब होता है कि आप यूएसडी से यूरो को बाय कर रहे हो और यूएसडी जेपीवाई में आप जैपनीज जो करेंसी है उससे यूएस डॉलर बाय कर रहे हो, ऐसा समझा जाता है। चलिए, व्हाट इज बेस एंड कोट करेंसी। बेस करेंसी और कोट करेंसी किसे कहा जाता है, तो ऑलरेडी हमने देखा था। अभी जो आपने करेंसी पेयर देखी थी यूरो यूएसडी, तो उसमें यूरो बेस करेंसी बोली जाएगी और यूएसडी कोट करेंसी बोली जाएगी। ओके, तो फर्स्ट वन जो होगा पेयर में वो बेस करेंसी बोला जाता है और सेकंड वन जो होता है उसे कोट करेंसी बोला जाता है। बेस करेंसी को कोट करेंसी से खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, दोनों पॉसिबल है। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। तो करेंसी पेयर्स कौन कौन सी टाइप की है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। अगर मेजर करेंसी पेयर्स की बात करें, जो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और उसमें स्प्रेड भी कम होता है। स्प्रेड क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी सिंपली समझिए कि मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जो होती है उसे ही मेजर करेंसी पेयर बोला जाता है। जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, यूएसडी जैपनीज येन, यूएसडी स्विट्जरलैंड फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, देन न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी मीन्स यूएस डॉलर। ओके, तो ये मेजर करेंसी पेयर है, वो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। दूसरी जो करेंसी की पेयर रहती है उसे बोलते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स, और वो जहाँ पे यूएसडी करेंसी पेयर में नहीं होती है, मैं फिर से बोलूँगा, यूएसडी करेंसी पेयर जहाँ पे नहीं होती है तो उसे ही क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। जैसे यूरो क्रॉसिस बोले तो यूरो जीबीपी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, तो यहाँ पे यूएसडी नहीं है, नॉन यूएसडी करेंसी पेयर है, तो उसे क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। पाउंड क्रॉसिस बोले तो जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी, जीबीपी, न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, तो ये जो होती है वो पाउंड क्रॉसिस मीन्स ये भी क्रॉस करेंसी ही कही जाएगी क्योंकि इसमें भी कहीं भी यूएसडी नहीं है। वैसे ही
ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैपनीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, जैपनीज येन और पाउंड वर्सेस जैपनीज येन। ओके, तो यहाँ पे भी यूएसडी करेंसी पेयर में नहीं है, तो इसे भी क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। चलिए, तीसरी जो पेयर है उसे बोला जाता है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। रिफर टू वन मेजर करेंसी इज पेयर विथ द डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी। जब भी कोई एक मेजर करेंसी को डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी के साथ पेयर किया जाता है तो उसे एक्सोटिक करेंसी पेयर बोलते हैं। ओके, और उसमें जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड काफी ज्यादा होता है। जैसे यूएसडी वर्सेस मैक्सिकन रुपीस होगा, डॉलर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यूएसडी वर्सेस एमएक्सएन, देन यूरो वर्सेस टीआरवाई, आईएनआर वर्सेस जीबीपी। तो जहां तक मुझे पता है आईएनआर वर्सेस जीबीपी, तो आईएनआर जो है वो इंडियन करेंसी है और वो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री की जो करेंसी है वो है आईएनआर और जीबीपी है वो मेजर करेंसी है। तो इस तरह की जो पेयर रहती है उसे एक्सोटिक करेंसी पेयर कहा जाता है, जहां पे ये आप देखोगे कि उसमें जो स्प्रेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर होती है उससे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव रहती है, मीन्स इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहती है। स्प्रेड क्या है वो अभी ही हम ये वीडियो में ही देखेंगे। तो सिंपली समझ लीजिए कि जिन करेंसी का स्प्रेड ज़्यादा है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहती है और मीन्स वो कॉस्टली रहती है उसे ट्रेड करना। जहाँ तक बात है मेजर करेंसी की, तो वहाँ पे स्प्रेड काफ़ी कम रहती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं रहती है। तो ज़्यादातर लोग मेजर करेंसी में ही ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं पिप की। व्हाट इज़ पिप? कई बार जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात चलती है तो कई लोग पूछते हैं ये पिप क्या होता है। तो पिप स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। ओके, तो पिप का जो फुल फॉर्म है वो है परसेंटेज इन पॉइंट, और वो एक तरह का मेज़र होता है जो आपको बताता है कि करेंसी की पेयर की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। ओके, और वो पिप होता है फोर्थ डेसिमल पॉइंट। ओके, फोर्थ डेसिमल प्लेस मीन्स करेंसी पेयर में आप देखोगे तो जो फोर्थ डेसिमल प्लेस होता है उसे ही पिप बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है यूरो यूएसडी का, तो यहाँ पे बताया गया है यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.3500 टू 1.3505। अगर ये करेंसी पेयर जो यूरो यूएसडी है वो 1.3500 से मूव होके 1.3505 अगर मूव करती है, तो अगर जो चौथा डेसिमल प्लेस है वो 0 और 5 है, तो 5 पिप की मूवमेंट यहाँ पे हुई है, 5 पिप का इंक्रीज ये करेंसी में हुआ है, ये हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो यूरो वर्सेस यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.3400 टू 1.3350। ओके, 1.3400 था वो घट के होगा 1.3350, तो 50 पिप की जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हुई है, उतनी वैल्यू कम हुई है, ये हम कह सकते हैं। तो 5 पिप की मूवमेंट ऊपर की करेंसी बता रही है, नीचे वाला जो एग्जांपल है वो 50 पिप की मूवमेंट ही बता रहा है, लेकिन उतना डिक्रीज हुआ है वैल्यू में, तो इसे ही बोला जाता है पिप, जो चौथे डेसिमल प्लेस पे होता है। वैसे ही अगर जेपीवाई की बात की जाए तो वो स्पेशल करेंसी ट्रीट की जाती है, क्योंकि उसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है पिप को कंसिडर करने के लिए वो डिफरेंट होता है। जहाँ तक बात है जेपीवाई की, तो वहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस को कंसिडर किया जाता है पिप को काउंट करने के लिए। जैसे यूएसडी जेपीवाई की आप ट्रेडिंग कर रहे हो और 100.10 से 100.15 हो जाता है, तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। जैसे डेसिमल पॉइंट से लेके 2 जो प्लेस है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो 10 था वहाँ पे 15 हो गया, तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। देन दूसरी जो एग्जांपल है उसमें 10025 से 10010 हो गया, तो 15 पिप की मूवमेंट कम हुई है। तो जेपीवाई के केस में आपको इस तरह से पिप की मूवमेंट को कंसिडर करना है। चलिए अब समझते हैं पिपेट क्या होता है।
तो पिपेट होता है 5th डेसिमल प्लेस। ओके, चलिए, तो इसको समझना है तो हमें चार्ट पे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 5th डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा। चलिए, तो पिपेट समझने के लिए हमें चार्टिंग में चलना है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यूरो यूएसडी का हमने चार्ट लगा के रखा हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो 1.04933, ओके, और 1.04990, ओके। तो ये पिप की कितनी मूवमेंट हुई आपको यहाँ पे बताना है। तो ये मीन्स यूरो यूएसडी है, तो चौथा डेसिमल जो पॉइंट है, ओके, वो आपकी पिप की मूवमेंट बताता है। तो ये हो गया है 6, 93 से हो गया है 99, तो कितना हुआ 6। तो 6 पिप की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ओके। और ये जो 3 बता रहा है और ये 0 बता रहा है, इसे ही पिपेट बोलते हैं, ओके। तो ये जो 5वां फिगर होता है, स्मॉल में नजर आ रहा है 3 और 0, इसे ही पिपेट बोला जाता है। वो 1/10 ऑफ पिप्स ही रहता है। चलिए अब समझते हैं हम यहाँ पे। तो पिपेट की अगर बात करें तो 5th डेसिमल प्लेस होता है, जो अभी हमने आपको बताया, ओके। यूरो यूएसडी की मूवमेंट में देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप 1.35005 टू 1.35057, ओके। तो कितने पिप की मूवमेंट हुई, तो वो हमें कंसिडर करना है। तो चौथा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा यूरो यूएसडी के लिए, 1 2 3 4। तो 00 से 05 हो गया, ओके। 00 से लेके 05, तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। और पिपेट की बात करें तो 2 पॉइंट बड़े हैं, तो 5.2 पिप की टोटल मूवमेंट हुई है। तो ये जो लास्ट 5वां जो डिजिट होता है, 5वां डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट, उसे ही हम पिपेट्स बोलते हैं, ओके। तो वो 1/10 ऑफ पिप होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया। ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल पिप्स भी इसे बोला जाता है। 3rd डेसिमल प्लेस फॉर जेपीवाई। जेपीवाई के लिए ये 5वां नहीं रहेगा, 3rd डेसिमल प्लेस रहेगा। चलिए अभी पार्ट 2 में हम चलेंगे। बेसिक फॉरेक्स के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ नंबर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे लीवरेज क्या होती है। तो लीवरेज की अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे बताया गया है द एबिलिटी टू ट्रेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी रिलेटिव टू योर अकाउंट साइज। मीन्स आपकी जो अकाउंट साइज है, आपके अकाउंट में जो फंड है, उससे कितना गुना ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी को लीवरेज कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए आपको लीवरेज 10x दी गई है, ओके, 10x लीवरेज दी गई है, तो आपके अकाउंट की साइज जो भी होगी, जो भी फंड होगा, उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट का आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो समझ लीजिए कि आपके पास $100 है और 10x आपको लीवरेज मिलती है। वैसे 10x नहीं होती, यहाँ पे 200, 300, 400, 500 गुनी लीवरेज मिलती है, ओके। तो हम बात करते हैं इसे समझने के लिए कि आपको 10x लीवरेज मिलती है और आपके पास आपका फंड अकाउंट में जो है वो $100 है, तो आप $1000 का ट्रेड आप लगा सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ बोला गया है द एबिलिटी टू ट्रेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी रिलेटिव टू योर अकाउंट साइज। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे लीवरेज काफ़ी कम मिलती है, लेकिन जहाँ तक बात है फॉरेक्स ट्रेडिंग की तो लीवरेज काफ़ी बड़ी होती है। मैंने कहा वैसे ही 400-500 गुने भी लीवरेज आपको मिलती है। और डबल एज स्वॉर्ड कहा जाता है लीवरेज को। मीन्स जितना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है उतना कई बार ये भी होता है कि लॉस हो जाए। तो उसको समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है व्हाट इफ यूरो यूएसडी गोज अप टू 10%। अगर आपने यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग की है और 10% का आपको मुनाफा होता है, किस केस में, तो ये एग्जाम्पल पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास $1000 है आपके अकाउंट में और आपने $10,000 का यूरो यूएसडी की पेयर जो है वो बाय की है, ओके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने 9000 लीवरेज के तौर पे आपने बोरो किए हैं, ओके। योर 10,000 इज नाउ वर्थ 11,000। अब ये जो ट्रेड किया था 10,000 का, उसकी वैल्यू हो गई 11,000, ओके। अब क्या होगा, आपके पास जो 9000 है, मीन्स 1000 का अकाउंट था, 9000 आपने लीवरेज ली थी, ओके। तो 9000 आप वापस कर दोगे ब्रोकर को,
और आपके पास अब 1000 था, 1000 आपने कमा लिए, 10,000 पे 1000, तो आपके पास कितने अमाउंट बची? 2000। 2000 में से आपकी कैपिटल कितनी थी? 1000, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। तो $1000 के अकाउंट पे आपने दूसरे 1000 प्रॉफिट कर लिए लीवरेज को कंसिडर करके। ओके, आपको जो लीवरेज मिली 9000 की, उसके ऊपर आपने मीन्स ये 10 गुना लीवरेज यहाँ पे मिली है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो लीवरेज को x से मेंशन किया, मीन्स 10x तो 10 गुना, 20x, 500x तो 500 गुना। ओके, ऐसे कंसिडर किया जाता है। अब ये बात हुई कि अगर आपको प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे बोला गया है डबल एज स्वॉर्ड होती है लीवरेज, इससे प्रॉफिट भी जितना अच्छा होता है उतना लॉस भी होता है कई बार। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि लीवरेज का क्या डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर 10% डाउन होता है मार्केट, जैसे आपके पास वही 1000 का अकाउंट है, आपने फिर से 10,000 वर्थ USD अगर बाय कर लिया है और वो 10,000 से अब मार्केट वैल्यू उसकी हो जाती है 9,000। ओके, तो अब आपको 9,000 तो रिटर्न करने पड़ेंगे और 1,000 आपका लॉस हो गया है क्योंकि 10,000 थे, 9,000 मार्केट आ गई, तो आपका ये ओरिजिनल कैपिटल 1,000 था, लॉस 1,000 हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या? 0। तो डबल स्वॉर्ड होती है लीवरेज। जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस भी बहुत बड़ा होता है। तो ये है लीवरेज के बेनिफिट और मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स लॉट साइज। फॉरेक्स के लॉट साइज जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे उसे समझा जाएगा, देखते हैं। इफ योर कोड करेंसी इज USD, कोड करेंसी मीन्स जिस करेंसी से आप दूसरी करेंसी को बाय कर रहे हो, मीन्स बेस करेंसी को बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे समझ लो कि आपकी जो कोड करेंसी है जिससे आप दूसरी करेंसी बाय करने वाले हो वो USD है। समझ लीजिए GBP USD है। ओके, कुछ भी हो सकता है लेकिन GBP USD है, ऐसा समझ लो। तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो आप 1 लाख यूनिट बाय करते हो वो करेंसी का। ओके, कितना? 1 लाख यूनिट बाय करते हो, जहां पे हर एक पिप की मूवमेंट पे आपको $10 का बेनिफिट होगा। अगर आप मिनी लॉट बाय करते हो मीन्स आप 10,000 यूनिट बाय करते हो और यहाँ पे हर एक पिप की मूवमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट होगा और लॉस भी हो सकता है। ओके, दोनों पॉसिबल है। हर एक पिप की मूवमेंट पे आपको $1 का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, मीन्स एक पिप की मूवमेंट $1 के बराबर होगी। अगर आप माइक्रो लॉट बाय करते हो तो आप 1000 यूनिट बाय करते हो और वहां पे हर एक पिप की मूवमेंट पे आपको 10 सेंट मीन्स डॉलर का 10वां जो हिस्सा है 10 सेंट, अगर बात करें रुपये के सामने जैसे 10 पैसे होते हैं वैसे डॉलर के सामने 10 सेंट होते हैं। तो 10 सेंट का आपको मूवमेंट मिलेगी हर एक पिप के मूवमेंट पे। अगर नैनो लॉट बाय करते हो तो आप 100 यूनिट बाय करते हो और वहां पे आपको एक पिप के बराबर 1 सेंट की मूवमेंट रहेगी। ओके, यू कैन ट्रेड फ्रैक्शनल लॉट साइज। आप देखिए फ्रैक्शनल साइज में भी ट्रेड कर सकते हो, मीन्स आप 1.3 स्टैंडर्ड लॉट बाय कर सकते हो, 2.5 मिनी लॉट बाय कर सकते हो। 1.3 स्टैंडर्ड लॉट मीन्स कितना होगा, कितना यूनिट होगा, तो यहाँ पे आप जोड़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि 1,30,000 होगा। ओके, 1.3 स्टैंडर्ड साइज और वहाँ पे मूवमेंट कितनी होगी, $13 की होगी। ओके, और यहाँ पे $25 की सॉरी मिनी लॉट है, तो मिनी लॉट 2.5 है, यहाँ पे मिनी लॉट 2.5 कर सके तो 25,000 यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, और हर एक पिप के मूवमेंट पे आपको $2.5 मिलेगा। तो इस हिसाब से आप फ्रैक्शनल साइज में भी लॉट बाय कर सकते हो। चलिए, व्हाट इज पिप वैल्यू इफ योर अकाउंट्स करेंसी इज डिफरेंट देन कोड करेंसी। मीन्स जो कोड करेंसी है उससे आपकी अकाउंट में जो करेंसी है वो डिफरेंट है, तो वो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। हाउ मच 1 पीप इज वर्थ, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें समझाया गया है कि अगर आपके अकाउंट में जो करेंसी है वो करेंसी और आपकी कोड करेंसी है, आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें कोड करेंसी वो डिफरेंट है, तो किस हिसाब से पिप की मूवमेंट को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें बताया गया है इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका क्या लॉट साइज है, कौन सी कोड करेंसी है
और द एक्सचेंज रेट बिटवीन कोट करेंसी एंड योर अकाउंट करेंसी। आपके अकाउंट में जो करेंसी है और कोट करेंसी के बीच में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल से यहाँ बताया गया है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हो यूरो यूएसडी का, तो यहाँ पे कोट करेंसी है यूएसडी, लेकिन आपके अकाउंट में जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। ओके, सिंगापुर डॉलर है। तो अभी ये एक पिप की मूवमेंट को कैसे कंसिडर किया जाएगा, या पिप की कोई भी मूवमेंट होगी उसे कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो देख लीजिए। द एक्सचेंज रेट फॉर यूएसडी एसजीडी, तो आपकी जो कोट करेंसी है और आपके अकाउंट में जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट निकाला जाएगा। तो यूएसडी एसजीडी होता है 1.3000। ओके, तो यूएसडी है वो एसजीडी मीन सिंगापुर डॉलर से 1.3 गुना ज्यादा है। ओके, तो अभी इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ मच इज द वैल्यू पर पिप की मूवमेंट क्या रहेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है एज इट इज स्टैंडर्ड लॉट, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लिया गया है एज पर करेंसी पेयर $10 पर पिप। ओके, स्टैंडर्ड लॉट लिया है तो एक पिप की मूवमेंट पे आपको $10 का बेनिफिट होगा। ओके, या $10 का आपको नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी। एक्सचेंज रेट फॉर यूएसडी एसजीडी इज 1.3, तो एक्सचेंज रेट कितना है 1.3 आपकी कोट करेंसी का और एसजीडी का। ओके, जो आपकी अकाउंट की करेंसी, तो ये दोनों को 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 13 एसजीडी पर पिप, मीन पर पिप पे आपको 13 एसजीडी सिंगापुर डॉलर मिलेंगे। इफ यूरो यूएसडी इंक्रीज 1 पिप, अगर एक पिप की मूवमेंट होती है यूरो यूएसडी में और बढ़ोतरी होती है और आपने बाय करके रखा हुआ है तो 13 सिंगापुर डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर एक पिप की मीन्स कटौती होती है, एक पिप घटता है, आपने बाय किया है और वो घटता है, तो वो वाले केस में 13 सिंगापुर डॉलर का आपको लॉस हो जाए। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो आपकी जो भी करेंसी है उसके साथ। चलिए पार्ट 3 में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करो, फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट और क्यों ये मैटर करता है, देखते हैं। द एबिलिटी टू एनकाउंटर अ सीरीज ऑफ लॉसेस विदाउट ब्लोइंग अप योर ट्रेडिंग अकाउंट। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट है उससे कम गंवा के आप कम से कम लॉस ले पाए। द एबिलिटी टू एनकाउंटर अ सीरीज ऑफ लॉसेस विदाउट ब्लोइंग अप योर ट्रेडिंग अकाउंट। कई सारे लॉस आपको हो जाए फिर भी आपका अकाउंट जल्दी खत्म ना हो जाए, अकाउंट में जो बैलेंस है वो जल्दी खत्म ना हो जाए, उस तरह की जो एग्जीक्यूशन होती है उसी को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, यू कैन हैव अ विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बट विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यू विल स्टिल लूज। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी खासी विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, मीन्स आपको प्रॉफिट करवा दे ऐसी स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर आपके पास ठीक ढंग से आप मीन्स रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि समझ लीजिए आपका विनिंग रेट है 50%, मीन्स आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 5 ट्रेड आपके मीन्स सही चलते हैं और बाकी के 5 में आपको लॉस होता है, तो आपका 50% विनिंग रेट है, ऐसा अगर हम कंसिडर कर लें। और योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, मीन्स $1 आप गवाओगे लेकिन साथ में अगर प्रॉफिट करोगे तो $2, मीन्स $1 के रिस्क पे आप $2 का प्रॉफिट लेना चाहते हो, ऐसा आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा हुआ है। एंड यू रिस्क ऑफ $100 और आप रिस्क लेते हो $100 का, तो $100 का आप रिस्क लोगे तो 200 का आप प्रॉफिट लोगे, मीन्स आप $200 कमाने के लिए $100 को आप गंवाने के लिए तैयार हो। इसी को बोलते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, अब एज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2 यू एंड अप इन प्रॉफिटेबल अकाउंट। अब क्या होगा कि आपका 50% विनिंग रेट है तो 5 ट्रेड में तो आप गलत हो जाओगे तो आपका $500 का घाटा हो जाएगा। ओके, लेकिन बाकी के 5 ट्रेड आपके सही रहते तो वो वाले केस में $1000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल आपको $500 का प्रॉफिट होने वाला है 10 ट्रेड के बाद। तो इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड
रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज करते हो और उसके हिसाब से चलते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो फाइनली आपको प्रॉफिट ही बना रहता है। चलिए अब समझते हैं पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग द राइट नंबर ऑफ यूनिट सच दैट अ लॉस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ योर अकाउंट। अब कितने यूनिट में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा लॉट मुझे खरीदना चाहिए, स्टैंडर्ड खरीदना चाहिए, मिनी खरीदना चाहिए, माइक्रो या फिर नैनो में मुझे ट्रेड करना चाहिए, कैसा पता चलेगा? तो उसी को कहते हैं पोजीशन साइजिंग। आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन पोजीशन साइजिंग क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि राइट नंबर ऑफ यूनिट आपको बाय करने हैं या उस पर ट्रेड करना है जिससे आपका कम से कम लॉस हो। रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन ईच ट्रेड। आप जब भी ट्रेड करो तो आपका रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल, आपका जो भी कैपिटल है टोटल उसका 1% ही रिस्क होना चाहिए। जैसे इफ योर अकाउंट इज $10,000, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है, देन यू विल नॉट लूज मोर देन $100 ऑन ट्रेड। तो आप इसका 1% कितना होगा, $100। अगर $10,000 का अकाउंट है तो आपको पर एक ट्रेड $100 ही गंवाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं गंवाना है। लेकिन इसके लिए मैं कौन सा लॉट बाय करूं वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको पोजीशन साइज जो है उसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बताया गया है और ऑनलाइन में अभी आपको बताऊंगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पोजीशन साइज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर पिप। तो ये उसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पे बताया है यूज रेडीमेड कैलकुलेटर फॉर डिटरमाइनिंग पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग को डिटरमाइन करने के लिए आपको रेडीमेड कैलकुलेटर यूज करना है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इट टेल्स यू व्हाट लॉट साइज यू नीड टू पिक फॉर स्पेसिफिक रिस्क यू आर टेकिंग कंसिडरिंग योर अकाउंट साइज। आपके अकाउंट की जो साइज है उसे कंसिडर करते हुए आप जितना रिस्क लेना चाहते हो उसके लिए आपको कितना लॉट बाय करना है, कौन सी लॉट साइज बाय करनी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट सर्च फॉर पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर ऑन गूगल एंड यू विल हैव इट। ओके, तो हम सर्च करते हैं पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। देखिए कोई भी आप ले लो यहां से, जैसे यहां पे हमने ले लिया, हमारी अकाउंट करेंसी है, समझ लीजिए USD है हमारी अकाउंट में करेंसी। चलिए अकाउंट बैलेंस है हमारा $10,000 और रिस्क परसेंटेज रहेगा हमारा 1%, मीन्स $100। और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो स्टॉप लॉस कितने पिप का है, मीन्स जहां पे आपने एंट्री ली है उससे नीचे आप स्टॉप लॉस, मीन्स समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि 50 जो है वो आपकी एंट्री है। एक फिगर हम लेते हैं कि 50 एक फिगर है वो आपकी एंट्री है और उसके नीचे 30 पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो 50 से 30 कितना होगा, 20। तो समझ लीजिए एक पिप है, तो 20 पिप की मूवमेंट हुई तो आपका स्टॉप लॉस कितने पिप पे है, तो 20 पे है। और आपकी करेंसी पेयर कौन सी है, यूरो USD, वो भी आपने डाल दिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कितना आपको लॉट बाय करना है। ओके, तो $100 आपका रिस्क रहेगा, 50 पोजीशन साइज रहेगी आपकी 50,000, मीन्स 50,000 यूनिट आपको बाय करने हैं। ओके, और आपका जो लॉट रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड लॉट, 5 मिनी लॉट, अदरवाइज 0.5 स्टैंडर्ड लॉट। तो 5 मिनी लॉट आपको बाय करने हैं, यहाँ पे बता रहा है। अगर इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि 1% का ही आपके अकाउंट साइज का आपको लॉस होगा। और यहाँ पे आप मेंशन भी कर दोगे कितना पिप, यहाँ पे चलिए समझ लीजिए यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो 100 पॉइंट पे रखा हुआ है। ओके, और आपको 1% ही रिस्क लेना है आपके अकाउंट बैलेंस का। तो अभी इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है आपको कि आपको एक मिनी लॉट ही बाय करना है। ओके, एक मिनी लॉट ही आपको बाय करना है। तो आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा 100 पिप पे आपने जो स्टॉप लॉस रखा है उससे जो लॉस होगा वो मीन्स $100 का ही आपको लॉस होगा। ये वाला जो रिस्क है आपका वही होगा। तो इस हिसाब से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे पता चलता है
कि कौन सा लॉट आपको बाय करना है, मिनी लॉट बाय करना है तो कितना, माइक्रो लॉट बाय करना है तो कितना, स्टैंडर्ड लॉट बाय करना है तो कितना। तो आप अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर पाओगे आपके स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर। फॉरेक्स में कई तरह के ऑर्डर लगाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। तो पहला होता है मार्केट ऑर्डर्स। आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे कई सारे ऑर्डर आपको आपके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उससे समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा किस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है मार्केट ऑर्डर्स। एन ऑर्डर टू बाय और सेल करंट मार्केट प्राइस एनी हाउ। मार्केट ऑर्डर्स मीन्स किसी भी तरह से मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, बाय का या सेल का, किसी भी तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए मुझे, फिर मार्केट में किसी भी तरह की मूवमेंट क्यों ना हो जाए। ओके, जैसे समझ लीजिए कि अभी के लिए हम ये चार्ट देखें तो ये चल रहा है 1.04933। ओके, वैसे अभी मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही है, आज सैटरडे है तो मार्केट क्लोज ही है। लेकिन अगर मार्केट मूवमेंट चालू रहती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.0493। ओके, और ये है 1.0499। ओके, तो ये मार्केट में मूवमेंट चल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मार्केट ऑर्डर। अगर मुझे इसे बाय करना है तो अगर मैं बाइंग लगाऊंगा तो बाइंग मेरी होगी 0499। ओके, ये जो प्राइस है वो आस्क प्राइस है और ये है बिड प्राइस। ओके, आस्क प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे, देखिए अभी बिड और आस्क के बारे में भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। आस्क प्राइस मीन्स वो प्राइस पे आप बाय कर सकते हो और बिड प्राइस मीन्स वो प्राइस पे आप सेल कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं अभी मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा तो जो भी मार्केट में यहाँ पे जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसके ऊपर मुझे ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि अगर आपने ऑर्डर लगाया और उसी वक्त स्लीपेज हो गई, स्लीपेज किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे अभी मुझे 04990 पे ऑर्डर लगाना है, लेकिन हो सकता है कि ये 99 ना होके 550 हो जाए। वही 3-4 सेकंड में जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 550 यहाँ पे हो जाएगा, तो 50 या 60 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर चली जाएगी और मुझे वहीं पे बाइंग भी मिल जाएगी। तो जहाँ पे मैं ये प्राइस पे बाइंग करना चाहता था, मुझे 50-60 पॉइंट ऊपर मीन्स इतनी ज़्यादा पिप से बाइंग हो जाएगी। तो ये स्लिपेज होती है। कई बार मार्केट में ऐसी स्लिपेज होती है कि जहाँ पे आप ऑर्डर लगाते हो उससे 10-20 गुना ज़्यादा आपको पीप गंवानी पड़ती है। ओके, तो उसी को स्लिपेज बोलते हैं। तो ये वाली दिक्कत होती है अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो। और जहाँ तक बात है प्रोज की कि मार्केट ऑर्डर का प्रोज क्या है, बेनिफिट क्या है, तो गारंटीड आपको ट्रेड आपका लग ही जाता है। मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही जाता है। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर किसे कहा जाए, एन ऑर्डर टू बाय बिलो द करंट मार्केट प्राइस। ओके, और सेल की जहां तक बात है, एन ऑर्डर टू सेल अबव द करंट मार्केट प्राइस। चलिए इसे भी यहाँ पे एग्जांपल से, जैसे अभी ये मार्केट चल रहा है ऐसा समझ लीजिए, वैसे आज बंद है लेकिन समझ लीजिए आज चल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे अभी मार्केट मूवमेंट चल रही है, ओके 1.04933, ओके, लेकिन मुझे बाइंग करनी है नीचे। जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे मीन्स 1.04441, ओके, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मैं बाइंग करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। और उसी केस में अगर मुझे सेल करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेल कब करूँगा, जब मार्केट 1.06003 पे आएगा तब मैं सेल करूँगा। तो वहाँ पे भी आप लिमिट सेल ऑर्डर लगा सकते हो और उसी के मुताबिक आप चाहो तो लिमिट बाय ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो जो करंट मार्केट चल रही है उससे अगर आपको बाय ऑर्डर लगाना है उससे नीचे तो आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे, और अगर आपको करंट मार्केट जहाँ पे चल रही है और सेल ऑर्डर उससे ऊपर की वैल्यू पे लगाना है तो आपको लिमिट ऑर्डर वहाँ पे सेल के लिए लगाना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं स्टॉप ऑर्डर की। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, इससे उल्टा होता है। अब बाय ऑर्डर अबाउट द करंट मार्केट प्राइस, ओके, ये ब्रेकआउट में काम करता है
और वैसे ही सेल के लिए सेल ऑर्डर बिलो द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट चल रही है उससे नीचे ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। चलिए फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी के लिए यहाँ पे मार्केट चल रही है, मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो ब्रेकआउट देने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पे एक एसएल ऑर्डर, क्या बोला गया है उसे, स्टॉप ऑर्डर, ओके। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप ऑर्डर, बाय का स्टॉप ऑर्डर यहाँ पे लगा दूंगा। कहाँ पे, 1.06012, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो एक बड़ी ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आएगी और उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा तो स्लिपेज का खतरा हो सकता है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे ही एक स्टॉप ऑर्डर लगा लूंगा, बाय का स्टॉप ऑर्डर, जिससे जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये प्राइस पे मुझे बाइंग मिल जाएगी। वैसे ही अगर मुझे लगता है कि ये जो बॉटम है G1.03589, यहाँ पे जब भी मार्केट आए तो मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सेल स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे, ओके। सेल स्टॉप ऑर्डर मीन्स जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी तो वहाँ पे ये सेलिंग हो जाएगी, मेरा शॉर्ट सेल का ऑर्डर लग जाएगा और ब्रेक डाउन होगा ऐसा मुझे लगता है, तो वो टाइम पे मेरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट मैं चाहता हूँ वो वैल्यू पे हो जाएगा। चलिए, तो ये होता है स्टॉप ऑर्डर। अभी है स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ओके। स्टॉप लॉस ऑर्डर तो सभी को समझ में आता है, एन ऑर्डर टू सेल और बाय योर पोजीशन इफ द प्राइस फॉल और एक्सीड स्पेसिफिक लेवल। अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी समझ ही लेते हैं। चलिए, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मैंने बाय लगा दिया, 1.04933 पे मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया। अब स्टॉप लॉस में कहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे नीचे, उससे नीचे जो भी मीन्स जिस भी कैंडल का लो होगा वहाँ पे ज़्यादातर लोग रखते हैं, जैसे 1.04432 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो ये होगा स्टॉप लॉस, ओके। जहाँ पे भी आप अपना रिस्क सेटल करना चाहते हो कि अगर मार्केट गिरेगी तो ये वाली जो वैल्यू है बस इससे नीचे मैं लॉस करना नहीं चाहता, तो ये होगा आपका बाय का स्टॉप लॉस। वैसे ही सेल का स्टॉप लॉस समझ लीजिए, यहीं पे आपने सेल कर दिया तो सेल का स्टॉप लॉस होना चाहिए ये, मीन्स अगर मार्केट बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ तक ही आप अपना लॉस लेने को तैयार है अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो, ओके। तो वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस बाय के लिए और स्टॉप लॉस सेल के लिए। तो अच्छे से ये चीज़ें हमने समझ ली। अब समझते हैं बीड और आस्क। द टू प्राइसेस इन द मार्केट, यू विल सी, मार्केट में आपको दो प्राइस मिलेगी, एक बीड प्राइस जहाँ पे आप सेल कर सकते हो और आस्क प्राइस जहाँ पे आप, आस्क मीन आपके पास मांगे जाते हैं इतने पैसे, ओके। तो वो बाइंग प्राइस होती है। जैसे चार्ट में आपको समझना है तो ये है बाइंग प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, ये बीड है और ये आस्क है, ओके। चलिए, व्हाट इज द स्प्रेड एंड व्हाई इट मैटर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि स्प्रेड क्या होता है और ये इतना मैटर क्यों करता है। डिफरेंट बिटवीन बीड एंड आस्क प्राइस, जो बीड और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोला जाता है। ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो आस्क की वैल्यू है, सॉरी ये बीड की वैल्यू है, ये आस्क की वैल्यू है, ओके। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बीच में देखोगे 5.7, ओके। 5.7 आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 04933 और 0499 तो डिफरेंस कितना है 5.7। तो ये जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है स्प्रेड और ये आपकी कॉस्ट होती है। मीन जब भी आप ट्रेड लगाओगे तो 5.7 का आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। तो जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, मीन्स ये वैल्यू जितनी ज़्यादा, ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतनी ये स्प्रेड भी बढ़ेगी। जितनी स्प्रेड बनेगी उतनी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो इसी को स्प्रेड बोलते हैं। चलिए उसे यहाँ पे समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन बीड एंड आस्क प्राइस, उसी को स्प्रेड कहा जाता है। स्प्रेड इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। द हायर द स्प्रेड द हायर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी मैंने बताया जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, ओके। लोअर द स्प्रेड लोअर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो उसी के लिए हमने बोला था कि आपको मेजर करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5.7 भले ही आपको ज़्यादा लगती है लेकिन ये वैसे कम है। अगर आप एक्जोटिक पेयर की बात करें तो वहाँ पे 10-15 गुना ज़्यादा होती है, यहाँ पे 50-50 मीन स्प्रेड रहती है, तो उसका इतना ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन समझ लीजिए एक तरह की ब्रोकरेज ही आपको लग जाती है।
तो जितनी कम ये स्प्रेड रहेगी उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, चलिए वही चीज़ें आपको नीचे बताई गई कि आपको स्प्रेड को अगर रिड्यूस करना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे बताया गया है फोकस ऑन मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर में आप जाओगे तो स्प्रेड ज़्यादा नहीं रहती है। मेजर करेंसी पेयर कौन सी है वो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप चाहो तो फिर से जाके देख सकते हो। ट्रेड द हायर टाइम फ्रेम सो द कॉस्ट ऑफ योर स्प्रेड इज लोअर। ओके, और हमेशा अगर स्प्रेड को घटाना है तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है तो आपकी स्प्रेड लोअर होगी। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी टाइम फ्रेम है वो जितनी ज़्यादा होगी, टाइम फ्रेम मीन्स 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, ओके, तो टाइम फ्रेम जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका स्प्रेड कम होगा इन परसेंटेज टर्म्स। चलिए अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर। फॉरेक्स ट्रेडर्स कौन कौन की तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर किसे बोला जाता है, तो वो 1 घंटा या उससे कम टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाते हैं अपना और ट्रेड करते हैं, और वो पोटेंशियल टारगेट उनका क्या रहता है, 5 पीप से लेके 50 पीप की मूवमेंट ही उनका टारगेट होता है। मीन्स 50 पीप की ज़्यादा से ज़्यादा उनको मूवमेंट मिल जाए तो उनके लिए प्रॉफिट वो लेके निकल जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रेड होल्ड करते हैं 3 दिन के लिए। ओके, तो इन्हें कहा जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। चलिए मीडियम टर्म ट्रेडर कौन होते हैं, जो 1 घंटे से 4 घंटे की टाइम फ्रेम में काम करते हैं। मीन्स अगर वो चार्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं तो 1 घंटे से लेके 2, 3, 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें काम करते हैं, और उनका टारगेट होता है 50 से 200 पीप की मूवमेंट, और उनका होल्डिंग टाइम होता है 3 से 10 दिन के लिए। वैसे फॉरेक्स की बात करें तो आप लंबे वक्त तक किसी भी टाइम तक अपना ट्रेड होल्ड पे रख सकते हो, लेकिन जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ट्रेड की बात करूँ या ऑप्शन ट्रेड की बात करूँ, तो मैक्सिमम आपको 3 महीने मिलते हैं। ओके, 3 महीने उसकी एग्जिट डेट होती है, तो उसमें 3 महीनों का पीरियड होता है जहाँ फॉरेक्स में कोई भी ऐसा होल्डिंग पीरियड डिसाइड नहीं होता है। आप जब चाहो तब निकल सकते हो, जब चाहो तब तक आप मार्केट में रह सकते हो, कंसिडरिंग योर बैलेंस। आपका जितना बैलेंस है उसके हिसाब से, अगर बैलेंस जितना ही लॉस हो जाएगा तो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। चलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बात करें तो 4 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम ये चूज़ करते हैं, और उनका पोटेंशियल टारगेट 200 पिप की मूवमेंट का होता है, और इनका होल्डिंग टाइम होता है 10 दिन से ज़्यादा। चलिए पार्ट 4 में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किसे कहा जाता है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, यूजिंग पास्ट डेटा लाइक चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स टू मेक अ ट्रेडिंग डिसीजन। ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए मीन्स बाय करना है, सेल करना है, कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आप पास्ट डेटा का यूज़ करते हो। पास्ट डेटा को चार्ट पैटर्न को देख के, वॉल्यूम देख के या इंडिकेटर को यूज़ करके पास्ट डेटा पे आप काम करके ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, तो उसे ही टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे यहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, तो ये जो पास्ट डेटा है, अब कल मार्केट खुलती है या फिर मंडे को मार्केट खुलती है, तो मैं यहाँ पे वही सोचूंगा कि देखिए ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट मीन्स एक स्पेसिफिक प्राइस जहाँ से बाइंग आने वाली है, वैसा चार्ट बता रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट ली थी अपवर्ड और यहाँ से भी अपवर्ड मूवमेंट ली है, तो ये एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये पास्ट का डेटा देख के ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी। हो सकता है मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि फिर से यही पॉइंट पे, यही लाइन पे अगर मार्केट आता है तो फिर से बाइंग आएगी। ओके, तो इसे ही बोला जाता है एक तरह का टेक्निकल एनालिसिस करना। चार्ट पैटर्न को देख के, वॉल्यूम, इंडिकेटर के साथ भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ता है। तो वो क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू डिफाइन द करंट मार्केट कंडीशन वेदर टू बाय, सेल और स्टे आउट ऑफ मार्केट। ये आपको बताता है कि करंट मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि क्या आपको बाय करना है, क्या आपको सेल करना है, या फिर मार्केट से अभी बाहर रहना है। ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताता है। जैसे पहला है अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे
इसकी बात करें तो ये अप ट्रेंड चल रहा है अभी, तो आप देखोगे, देखिए ये हाई रहा, देन लोअर हाई, देन यहाँ पे लोअर हाई, देन लोअर हाई, और अगर लो की बात करें तो लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, और फिर से यहाँ पे। तो हम सोच सकते हैं कि अभी ये मार्केट में हमें क्या करना है, सेलिंग ही करना है। एक दूसरा लोअर हाई बनेगा जहाँ से मुझे इसको क्या करना है, सेल करना है। तो ये जो मार्केट का अभी स्ट्रक्चर है ये डाउन ट्रेंड है। देखिए अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो लो होता है वो हायर होता है, हायर लो। देखिए आप यहाँ पे हायर लो, हायर लो, ये लो है वो हाई है, ये लो है हाई है। ओके, तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये है आपका अप ट्रेंड, और वो जो अभी आपको बताया था वो था आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा क्या करना है, डाउन ट्रेंड में आपको सेल के लिए सोचना है, और अप ट्रेंड में आपको हमेशा बाय के लिए सोचना है। जैसे सेल में आपको जब भी कोई लोअर हाई बनता है, नेक्स्ट लोअर हाई बनता है, वहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जहाँ तक बात है अप ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड में आपको जब भी आपको हायर लो मिलता है, ओके, हायर लो, देखिए ये लो रहा, देन हायर लो, देन लो, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ओके, वो कैसे करेंगे वो भी अभी बताऊंगा। सिंपली आप समझ लीजिए कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड होता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट होता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जब भी रेंज मार्केट स्ट्रक्चर हो, रेंज मार्केट में बोथ पोजीशन आप ले सकते हो। ये आपको डिसाइड करना होता है कि ये रेंज चल रहा है। देखिए अभी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, फिर देखिए कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है, आपको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलती है। तो ये रेंज को आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। ओके, तो इसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे आप दोनों अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। चलिए, व्हाट इज एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, एन एरिया ऑफ चार्ट वेयर बाइंग प्रेशर कुड स्टेप इन। मीन्स सपोर्ट मीन्स वो वाली पर्टिकुलर प्लेस चार्ट में जहां पे बाइंग आएगी, आप ऐसा सोच सकते हो। और रेजिस्टेंस मीन्स वो वाली पर्टिकुलर वहां पे एरिया होता है या स्पेस होता है जहां पे आपको सेलिंग नजर आ सकती है। तो उसे कैसे समझना है, देखिए टॉप पे जहां पे ज्यादा मार्केट बाइंग या सेलिंग हो रही है तो टॉप पॉइंट मैं पिक करूंगा। देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ज़्यादातर वहाँ से मार्केट में कुछ मूवमेंट हुई है और एक ही जगह से हुई है। ओके, तो उसको मैंने पिक कर लिया। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट को और यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, तो ये इसे मैं बोलूँगा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी, मीन्स ये है सपोर्ट। ओके, क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आई है बाइंग हुई, जब फिर से आई है फिर से बाइंग हुई है। ओके, कई बार क्या होता है कि देखिए अभी एक और लाइन खींच लेते हैं, ये वाली लाइन भी हमने खींच ली। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आके रुकी थी। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, 3-4 पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं तो वो बाइंग या सेलिंग के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये पहले सपोर्ट था, यहाँ पे जब मार्केट रुका और यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर अप ट्रेंड चला तो ये एक सपोर्ट बन गया। लेकिन जब वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वही रेजिस्टेंस बन गया। कैसे, देखिए अभी ये रेजिस्टेंस बन गया। ओके, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, अब ये यहाँ पे नया आपको देख सकते हो नया सपोर्ट क्रिएट हुआ। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट ही क्या बन गया, रेजिस्टेंस। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस। सेलिंग की बात करो, सेलिंग में ये चीज़ें होती है, बाइंग में उल्टा होता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। ओके, अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, हो सकता है कि ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी बन जाए। तो जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आती है, देखिए ये एक बार सेलिंग प्रेशर जहाँ पे नज़र आती है तो उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। जहाँ पे बाइंग प्रेशर नज़र आती है तो उसे सपोर्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप बाइंग प्रेशर फिर से आएगा, ऐसा देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था वैसे यहाँ पे फिर से सेल हुआ। ओके, तो ये रेजिस्टेंस होगा। अभी के लिए भी ये रेजिस्टेंस है। ओके, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर मार्केट चलेगा और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ये रेजिस्टेंस ही सपोर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से रेजिस्टेंस ही कई बार सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट ही कई बार रेजिस्टेंस भी बनता है। ओके, व्हाट इज एन एंट्री ट्रिगर, ये क्या होता है? तो आपको एंट्री कैसे लेनी है? व्हेन टू बाय और सेल विद कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जैसे हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, ओके, पियर्सिंग पैटर्न होती है, कुछ मारूबोजू होती है, देन बुलिश हरामी होती है, बेरिश हरामी होती है, ओके, कुछ डोजी पैटर्न, तो कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। तो सारे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन की है। तो आपको जब भी बाइंग करनी है तो आपको हैमर या बुलिश एनगल्फिंग देखना है, आपको जब भी सेलिंग करनी है तो शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग देखना है। तो इसको कैसे समझेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने सोच लिया कि जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी तो हमें क्या करना है, सेल करना है। तो वो सेल करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी तो पहले ढूंढनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली कैंडल है वो तो बाइंग को इंडिकेट करती है। देन उसी के बाजू में आप देखोगे तो फिर से एक कैंडल बनी, लेकिन उसका जो लो है वो इसके लो के ब्रेक नहीं करता है, तो कंफर्मेशन नहीं मिली है। मीन्स ये ग्रीन वाली कैंडल का जो लो है, ओके, उसकी जो लो वीक है नीचे वाली, वो लो को अगले वाली जो रेड कैंडल है उसका जो क्लोज है वो क्रॉस करना चाहिए नीचे की ओर, वो नहीं किया। देन दूसरी कैंडल बनी, देखिए ये बड़ी मारूबोजू जैसी कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि आपको सेल करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेल करोगे तो देख सकते हो आप, आपकी स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस होगी। तो देखिए यहाँ से फिर से मार्केट ने यहाँ तक गई लेकिन स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, फिर से नीचे, तो आपको ये बड़ी मूवमेंट मिल गई। तो ऐसे सेल करना। अब वैसे ही बाइंग की बात करें तो देखिए हमें क्या देखना है बाइंग के लिए, अगर हमें ढूंढना है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं। अप ट्रेंड में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये अप ट्रेंड है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जब मार्केट ये थी सपोर्ट, ओके, ये बन गई थी सपोर्ट, तो अभी के लिए क्या किया हमने, देखिए एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी आपने क्या सोचा, बार बार सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट ही बन गया है और यहाँ पे मुझे बाय करना है। तो आप क्या करोगे, जब भी यहाँ पे मार्केट आती है, देखिए ये रेड कैंडल है, रेड के बाजू में आप देखोगे तो ग्रीन दिखेगी, फिर कोई अच्छा कंफर्मेशन आपको मिला नहीं, फिर आप रुके, फिर यहाँ पे आपने देखा कि एक बड़ी मारूबोजू कैंडल बनी, इसे मारूबोजू बोलते हैं, ओके, जिसकी बीक काफ़ी छोटी होती है और बॉडी काफ़ी लंबी होती है, ओके। तो इसे मारूबोजू जैसे आपने देखी और सारे जो नज़दीकी जो भी कैंडल थी उसके हाई को उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपने बाइंग ले लिया। आप खुद देख सकते हो कितना प्रॉफिट मिलेगा, ओके। वैसे ही जब मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ओके, ये जो रेजिस्टेंस था उसे तोड़ दिया, ओके, तो अब ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हुआ तो यहाँ पे मार्केट रुकी, फिर से यहाँ पे रेड के बाजू में बड़ी मारूबोजू बनी, ओके, जो इसकी वीक के ऊपर चली गई और उसने कंफर्मेशन दिया। यहाँ पे आप बाय करोगे तो आप खुद देख लो। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ओके, ओके। तो ये बोला जाता है एंट्री ट्रिगर, ओके। व्हेन टू कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आपको मैंने बताया। देन नीचे आप थोड़ा आओगे तो बताया जा रहा है हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस इन योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कैसे यूज करोगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। अभी बाइंग सेलिंग मैंने आपको समझा दिया कहाँ पे एंट्री लेनी है, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो यहाँ पे बताया गया है आप ATR का यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ATR नाम का इंडिकेट होता है, एवरेज टू रेंज, ओके। इसे यहाँ पे डाल दिया, तो अभी मुझे बाइंग करनी है यहाँ पे, सपोज, ओके, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, मुझे बाइंग करनी है। तो ये आप देखोगे ATR पे कितने पॉइंट मिलते हैं, उसका ATR मिल रहा है 0.881 का, ओके, 881 का हमें ATR मिल रहा है। तो देखिए इसका लो जो है वो, ये वाली कैंडल का जो लो है वो है 997 और 881, ओके। तो ये इसके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, 997 माइनस 881, और वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको जो भी लो है उसमें से घटाना है, ओके। जो भी लो है उसमें से आपको ATR की वैल्यू जो है वो घटानी है, और वो घटाओगे तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1.07116, ओके। क्या वैल्यू मिलेगी, 1.00, चलिए यहाँ पे इसे ये एक लाइन ही खींच देते हैं और वैल्यू यहाँ पे हम बता देते हैं 1.07116, ओके।
तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। मीन्स यहाँ पे आपने बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग करोगे और स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ये क्या करना है, जिस भी कैंडल से आप बाइंग कर रहे हो उसका जो लो है वो लो में से एवरेज ट्रू रेंज की जो वैल्यू मिलती है उसको घटाना है और जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, तो इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस डिटरमाइन करना है। वैसे ही सेल के लिए, जैसे यहाँ पे अगर आपको सेल करना है, आपको लगता है साइडवेज मार्केट चल रही है, सेल करना है, तो उसका जो हाई होगा उसमें आपको एवरेज ट्रू रेंज को मीन्स जोड़ देना है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए यहाँ पे बता, पुट स्टॉप लॉस विथ ATR, लो माइनस ATR। लो में से आपका जो भी कैंडल का लो होगा जहाँ पे आप बाइंग कर रहे हो, बाइंग के लिए जो कैंडल आपको मिल गई है वो कैंडल का जो लो है उसमें से ATR की वैल्यू घटानी है, तो वो होगा आपका स्टॉप लॉस। यूज पोजिशन साइजिंग कैलकुलेटर फॉर मेंटेनिंग 1% ऑफ लॉस ऑफ योर अकाउंट वगैरह वगैरह हमने ऑलरेडी देखा है। अभी ये पूरी वीडियो की समरी की बात करें तो आपको क्या करना है, पहले जब भी ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें अगर समझ लिए तभी ये चीज़ें करना है कि पहले आपको ट्रेड लेने से पहले देखना है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज मार्केट चल रहा है। ओके, दूसरा एरिया ऑफ वैल्यू मीन सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ है वो ढूंढना है। इसके साथ मैंने रिस्क रेशियो मैनेजमेंट के साथ वो आपका जो पोजीशन साइजिंग है उसका भी कैलकुलेशन आपको बताया, तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगी बेसिक सी चीज़ें हैं फॉरेक्स मार्केट से जुड़ी हुई जो आपको बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर से लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।